हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री हब से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें अभी तक हमने लास्ट वीडियो में स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप्स के स्पेक्ट्रम के बारे में देखा। जनरली हमने देखा कि जो आपके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हैं वो तो क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, और एमिशन स्पेक्ट्रम है वो क्या होते हैं, आपके कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होते हैं। ठीक है, आज हम एक अलग तरह के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके क्या है, एमिशन है बट डिसकंटिन्यूअस है। तो वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कस करने का लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे बनता है, ये चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहली बात तो आपके जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये किसके लिए होता है, इट इज़ फॉर एलिमेंट्स एंड आइंस। ठीक है, एलिमेंट्स एंड आइंस इन गैसियस स्टेट। ये अपने को समझना है कि ये अपने को जो मिलेगा वो किसके लिए है, आइंस एलिमेंट्स का गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट है या आइन है, तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं, जिनको हमने क्या कहा, बोर ऑर्बिट कहा था। और ये हम ही बोर ऑर्बिट के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन आपकी फर्स्ट ऑर्बिट में है। ये तो आपके क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड, इस तरह से अपन बनाते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में ही क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो पहले तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपके एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो किस में जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। सो इट इज इंस्टेंटली कम इन द लोअर एनर्जी स्टेट एंड एनर्जी रिलीज्ड। दैट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अपने को क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपके क्या हुआ कि पहले तो क्या करता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब की, और ये मान लीजिए एब्जॉर्ब करके कहाँ चला गया, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। इसने क्या की, एनर्जी एब्जॉर्ब की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। ये तो क्या हो गई, इसकी स्टेबल स्टेट हो गई, स्टेबल स्टेट हो गई। ठीक है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब की, हायर एनर्जी स्टेट में गया, तो ये क्या हो गई, अनस्टेबल स्टेट हो गई, अनस्टेबल स्टेट। इसमें अब ज़्यादा देर तक तो रह नहीं सकता, तो क्या करेगा, एनर्जी ये रिलीज करेगा। मान लो इसने आप ये क्या की, एनर्जी रिलीज की, और एनर्जी रिलीज करके ये क्या हो गया, आपके वापस स्टेबल स्टेट में आ गया। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस चलता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और रिलीज ऑफ एनर्जी। और रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से हमारा क्या बन रहा था, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसी को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसके लिए हम दो पॉइंट्स में इसको लिख लेते हैं। बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी किसके फॉर्म में हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में। बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट।
ठीक है, ये जस्ट रिपीटेशन है, हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा था, हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, और जब हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो इससे क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट a dark space is obtained in the spectrum। यानी हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें हमें क्या मिलेगा, एक मान लीजिए मैं यहाँ बनाता जाता हूँ, एक हमें डार्क स्पेस मिलेगा, किसकी वजह से, एनर्जी एब्जॉर्ब की वजह से। ठीक है ना। अब क्या होगा, सेकंड केस में क्या हुआ कि इन हायर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल, सो कम इन द स्टेबल स्टेट, दैट मीन्स एनर्जी इज रिलीज, और बिकॉज ऑफ दैट अ ब्राइट लाइन इज ऑब्टेन्ड। ओके, तो सेकंड पॉइंट में लिख देते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए, ये तो आपके डार्क स्पेस बन गया ना एब्जॉर्प्शन की वजह से। अब सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, इन हायर एनर्जी स्टेट, इन हायर एनर्जी स्टेट, ओके, हायर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल, कि release the energy and come back into किस में आ जाएगा, लोअर एनर्जी, इसको अपन लिख देते हैं क्या, स्टेबल स्टेट। लोअर एनर्जी में आ गया, स्टेबल स्टेट में। ठीक है, रिलीज्ड एनर्जी, अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, हमें किसकी फॉर्म में मिलेगी, ब्राइट लाइंस की फॉर्म में। रिलीज्ड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट लाइंस, इन द स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, यानी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, उसकी वजह से तो हमें क्या मिलेगी, डार्क स्पेस मिलेगा, डार्क लाइन मिलेगी। और जब हायर एनर्जी स्टेट में होगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो क्या मिलेगी, हमें ब्राइट लाइन मिलेगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे शेल्स होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, और बोर ने जो बताया था वो हमें 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बताया था, जिसमें अपन हाइड्रोजन के लिए हीलियम प्लस आयन, लिथियम प्लस 2 आयन में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो उसमें आपके इस तरह की बहुत सारी लाइंस बनेंगी, ब्राइट लाइन, डार्क स्पेस। तो अगर हम देखें कि इसकी वजह से ब्राइट लाइन मिली, मान लीजिए ब्राइट लाइन को अपन क्या कर रहे हैं, जैसे बोर्ड वाइट है ना, तो अपन ऐसे ही मान लेते हैं, तो ये तो आपके फिर डार्क स्पेस आ गया, मान लीजिए, फिर ब्राइट आ गया, फिर डार्क स्पेस आपका आ गया। ठीक है ना। तो अगर इस तरह से आप देखोगे, इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम देखते हैं क्या हो गया इसमें। आप देखो तो ये तो मान लीजिए आपके क्या है, डार्क स्पेस हो गया, डार्क लाइन हो गई। ठीक है ना। और बीच में वाइट जो आपके कलर है बोर्ड का, ये मान लीजिए हमारी क्या है, ब्राइट लाइन, ब्राइट लाइन है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एलिमेंट्स और आइंस में बाई एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ द एनर्जी देयर इज डार्क ब्राइट लाइन्स आर ऑब्टेन्ड in the form of the electromagnetic radiations और in the spectrum। अब ये क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, डार्क और ब्राइट लाइंस, तो बीच में गैप आ गया।
तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये किसके लिए अपन निकालते हैं, मैंने पहले आपको बताया, एलिमेंट्स और आइंस के लिए, ठीक है। एक और आपके इसको अपन कह सकते हैं फिंगरप्रिंट। आपने देखा होगा कि जैसे अपने अर्थ पर, अपने इंडिया में देखें या अपने वर्ल्ड में देखें, इंडिया में जैसे 130 करोड़ की पॉपुलेशन है लगभग, ठीक है। तो सबके चेहरे भी कभी मिल सकते हैं, सेम कलर का चेहरा भी मिल सकता है, लेकिन उनके जो फिंगरप्रिंट हैं वो सबके अलग होते हैं। तो उसी तरह से ये जो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलते हैं, ये सभी एलिमेंट्स के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको हम फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं, फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं और लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो लास्ट पॉइंट में अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, in line spectrum of an element और आइंस, ठीक है, और आइंस स्पेक्ट्रम हैविंग क्या क्या है स्पेक्ट्रम में, हैविंग डार्क एंड ब्राइट लाइंस ऑल्टरनेटिवली, यानी इनमें क्या मिल रही है हमें, डार्क और ब्राइट लाइंस। दिस एमिशन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। इसी को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये नाम हो गया आपकी, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में हमें पढ़ना था। अब इसको हम फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। इसको हम क्या कह सकते हैं, आप लिख लीजिए, लाइन स्पेक्ट्रम is also known as fingerprint स्पेक्ट्रम। अब फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम हम इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज spectrum for each element or ion will be specified, यानी प्रत्येक एलिमेंट और आयन के लिए लाइन स्पेक्ट्रम क्या होगा, स्पेसिफाइड होगा। वो स्पेक्ट्रम किसी दूसरे एलिमेंट का नहीं मिलेगा, ठीक है, स्पेसिफाइड। हम इसको कैसे कंपेयर किया, एज फिंगरप्रिंट। अब इसको कंपेयर कर देते हैं किससे, ह्यूमन बीइंग से, एज फिंगरप्रिंट ऑफ every human being is different on the earth। आप किसी की भी देखें, ये जो फिंगरप्रिंट्स होती हैं ये किसी भी आदमी की सेम नहीं होंगी, ऐसे ही जैसे अपने के ईच एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम और फिंगरप्रिंट क्या होगा, अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो अपन एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में अगर अपन सोडियम एलिमेंट की अपन बात करें, जैसे हमारे पास मान लीजिए सोडियम एलिमेंट है, एटम है, और इसके लिए हम क्या निकालें, लाइन स्पेक्ट्रम निकालें, तो हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलती है,
येलो लाइन मिलती हैं। ये जो लाइन आपके होती हैं ब्राइट लाइन्स, वो क्या होती हैं, येलो कलर की, ठीक है। और किस वेवलेंथ में मिलेंगी अपने को, ये मिलती है हमें 590 एंगस्ट्रॉम और 596 एंगस्ट्रॉम, ये डिग्री नहीं, एंगस्ट्रॉम। ये हमने यूनिट बताई थी आपको वेवलेंथ की। यानी इस वेवलेंथ रेंज में हमें ये क्या मिलेंगी, येलो लाइन मिलती है। तो ये स्पेसिफाइड है, ऐसे हम किसी भी एलिमेंट के लिए अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे लाइन स्पेक्ट्रम की। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम, ये नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ वेव्स, हमने पढ़ा था ना एक वेव नंबर न्यू बार, पहले हमने टर्म्स पढ़ी थी। तो इसके अपन माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है ना, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट हम निकाल चुके हैं पहले। तो बाय द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, दो स्टेट हो गई, एक तो इनिशियल हो गई जिसको हम E1 मान सकते हैं एनर्जी को, और एक फाइनल स्टेट हो गई E2, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अपन क्या निकाल सकते हैं, वेव नंबर। तो वो अपन बात करते हैं यहाँ पर। ये लाइन स्पेक्ट्रम की बात हुई, उसको आप कॉपी करिए, फिर मैं वेव नंबर का आपको बताता हूँ किस तरह से निकाल सकते हैं और किस तरह से आपका एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम बनता है। वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए इनिशियल और फाइनल स्टेट, अपन ने एनर्जी की बात की ना यहाँ पर। मान लीजिए आपके इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट तो हो गई जिसमें प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन है आपका। इनिशियल स्टेट की मान लीजिए एनर्जी E1 है, ठीक है। और फाइनल स्टेट की एनर्जी मान लीजिए आपकी E2 है। समझ में आ गया, ठीक है। इनिशियल आपकी E1 है और फाइनल E2 है। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ से आपके कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम, क्या हो रहा है आपके, n = 1 to n = 3, ठीक है। n1 से n3 में ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी अगर आपका 3 में ट्रांसफ़र हुआ तो n = 1, यहाँ पर आप 1 हो गया, और ये आपके n = 3 हो गया। तो ये क्या हुई, ये तो हो गई इसकी फाइनल स्टेट, ओके, फाइनल स्टेट हो गई ये तो। और ये क्या थी, इनिशियल स्टेट हुई, इनिशियल स्टेट। तो जब आपके E1 से E3 में जा रहा है तब तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। यानी यहाँ हुआ आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। लेकिन अब मान लीजिए हम इसका उल्टा देखें कि इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉन, सेकंड कंडीशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम n = 2 to n = 1, यानी 2 से किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे मान लीजिए हमने माना था E1, तो E1 तो क्या हुआ, n = 2 हो गया, क्योंकि ये क्या हो गई, इनिशियल स्टेट हो गई, इनिशियल स्टेट। अपन इनिशियल मानते हैं जहाँ से वो शुरू हो रहा है और फाइनल जहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ गया आपके फाइनल स्टेट, ये मान लीजिए आपके फाइनल स्टेट हो गई, है ना, फाइनल स्टेट हो रही है।
तो फाइनल स्टेट में क्या होगा, मान लीजिए आपके n इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या होगा, हायर एनर्जी से किस में आ रहा है, लोअर एनर्जी में आ रहा है। तो यहाँ पे आपके क्या होगा, एमिशन, यानी जो आपकी एनर्जी है वो क्या हो रही है, रिलीज्ड हो रही है। तो इधर आपके क्या होगा, एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। और इससे अपना क्या बनेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो अपने को यही देखना है कि किधर आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, किधर एब्जॉर्ब हो रही है। तो उसके बेसिस पे ही हम यहाँ पर निकालेंगे। मैं यहाँ पर E1 E2 या N1 N2 की बात करेंगे। तो E1 है या N1 है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल स्टेट को करेगा, और N2 या E2 किसको करेगा, फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज़ अपने को यहाँ पे देखनी है। इसी के बेसिस पे अब अपन वेव नंबर किस तरह से निकालते हैं वो अपन उसके लिए फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, कि वेव नंबर हमें किस तरह से निकालना है। और ये तो हमने देख ही लिया यहाँ पर कि एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब आपको ध्यान होगा, हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था इन द nth बोर ऑर्बिट, ठीक है। तो आपको ध्यान हो, ये हमने निकाला था। मैं फॉर्मूला जस्ट आपको रिवीजन के लिए, रिमाइंड के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, nth बोर ऑर्बिट, ये हमने निकाला था पहले, ठीक है। और आपको ध्यान होगा, ये जो एनर्जी हमने निकाली थी क्या थी, -2π² k² Z² ME4 अपॉन h² n², ठीक है। ये क्या है, h²। और इसमें हमने बताया था कि Z तो क्या है, एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का, और n क्या हो गया, ऑर्बिट नंबर हो गया। तो ये तो चेंजेबल है, क्योंकि n ऑर्बिट भी चेंज होता है और Z एटॉमिक नंबर भी चेंज होता है। हाइड्रोजन के लिए तो Z1 हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरे हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेते हैं, जैसे हीलियम प्लस लिया तो उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, या लिथियम +2 लिया तो उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Z तो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे हीलियम के लिए 2 हो गया एटॉमिक नंबर, लिथियम के लिए 3 हो गया, इस तरह से। तो बाकी के इन जो कांस्टेंट्स की वैल्यू रखने से आपने एक फॉर्मूला निकाला था, ध्यान है आपको, व्हेन, या आप ऐसे लिख लीजिए, अपन ने फॉर्मूला निकाला था कांस्टेंट्स की वैल्यू रखने से। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 13.6, ठीक है ना, Z² अपॉन n², क्लियर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने ये निकाला था, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर जूल में यूज करेंगे। तो जूल के लिए भी मैंने आपको उस समय लिखा था फॉर्मूला। अगर इसको हम जूल में निकालेंगे एनर्जी को, तो जूल में कितना होता है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। जूल में अपन ये निकालेंगे, ठीक है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये क्या हो गया हमारा, एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और साथ ही हमारा क्या है यहाँ पर, ये तो है ही Z² अपॉन n², क्योंकि वैल्यू तो हमने इनकी लिखी है ना कांस्टेंट्स की, तो ये तो आपके रहेगा, क्लियर। अब इसी एनर्जी फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, वेव नंबर का फॉर्मूला निकालेंगे। तो वो अपन देखते हैं। आज इस वीडियो में हम वेव नंबर फॉर्मूले तक ही पढ़ेंगे, फिर स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, मैं हाइड्रोजन के लिए निकाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो क्या हो गया, Z1 हो जाएगा ना। तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम, ये ध्यान रखेंगे। कई बार मैं आपके क्वेश्चन बता दूंगा, क्वेश्चन आता है
तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे Z², अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो क्या हो गया, 1 हो गया ना, तो अपन 1 रख लेंगे, क्लियर। लेकिन अपन जब हीलियम के लिए निकालेंगे, हीलियम प्लस आयन के लिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, लिथियम प्लस 2 आयन के लिए निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वो अगर डिफरेंट एलिमेंट के पूछ रहा है तब ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो गया, ये एनर्जी क्या हो जाएगी, -2.18 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, अपॉन n²। ये हाइड्रोजन के लिए लिया हमने, ये किस में हो गया, जूल में, क्लियर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे और इससे अपन वेव नंबर निकालते हैं। फॉर्मूला किस तरह से निकालेंगे, देखिए मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ। देखिए अब हमने माना यहाँ पर इनिशियल और फाइनल स्टेट एनर्जी। तो अगर अपन देखें E2 माइनस E1, ठीक है, ये क्या हो गया, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। E2 तो किसकी होगी, फाइनल स्टेट की एनर्जी हो गई, और E1 इनिशियल स्टेट की, यानी फाइनल में से इनिशियल हम बता देंगे, क्लियर। अब एनर्जी का आपको मालूम है, एनर्जी हमने क्या लिखी थी, फॉर्मूला होता है ना E=h/μ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, h/μ के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अपन ऐसे कर लें, h/μ = E2 माइनस E1, क्लियर। E1 तो इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। अब अपन देखें तो न्यू = क्या होता है, C/λ के होता है, ये होता है ना, ये भी हमने पहले आपको बताया फॉर्मूला। तो न्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रख सकते हैं अपन, ठीक है। ये इक्वेशन मान लीजिए हमारी 1 हो गई। अब अपन क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ न्यू, क्या हो जाएगी, hc/λ = E2 माइनस E1, क्लियर। अब आपको ध्यान होगा कि न्यू बार किसके बराबर था, 1/λ के। ये हमने पहले आपको जब डेफिनेशंस बताए थे ना स्टार्टिंग में, मैंने कहा था ये बाद में काम आएंगे आपके, तो ये यहाँ पर अपने काम आएंगे, ठीक है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/λ, क्योंकि अपने को न्यू बार निकालना है वेव नंबर, क्लियर, = 1/hc, नीचे आ जाएगा ना, ये तो आपके ही E2 माइनस E1। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। अपन क्या करते हैं, एनर्जी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ एनर्जी, ये अपन ने 2 मान ली में, इन इक्वेशन 2 ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब जैसे क्या करेंगे, 2 है तो अपन n क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, यानी फाइनल स्टेट हो गई। 1 है तो 1 ले लेंगे, यानी इनिशियल स्टेट हो गई। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए क्या वैल्यू रखेंगे। एक तो आप देखिए कि h तो प्लैंक कांस्टेंट है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये वैल्यू भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। h तो कितना होता है, प्लैंक कांस्टेंट 6.62 - 34 जूल सेकंड में, तो जूल में ही अपन एनर्जी रख रहे हैं, इनटू वेलोसिटी क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और सेंटीमीटर पर सेकंड में कितना हो जाता है 10⁻10 हो जाता है। अब बाकी की आप ये वैल्यू रखिए, देखिए एनर्जी की अपन ने लिखी है ना, कितनी, माइनस लगाएंगे ना, -2.18 × 10⁻−18 अपॉन n1 का स्क्वायर,
सॉरी 2 वाला है तो अपना क्या आ जाएगा n2 का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको इधर मिटा रहा हूँ, फॉर्मूले को करेंगे आगे अपन। अब देखिए 1 पहले ये माइनस का साइन आ गया, फिर एनर्जी आपकी किस में ही है, माइनस में है, तो कितना हो गया 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n1 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व कर लें, ये तो प्लस हो गया और ये कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, इस कॉमन को तो बाहर ले रहा हूँ, यानी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8। क्लियर। ये आपके क्या बच जाएगा 1/n1 स्क्वायर। मैंने प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब तो देखिए कुछ नहीं बचा इसमें, इसको सॉल्व कर लेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे ना अपन तो अपनी वैल्यू क्या आएगी निकल के, वो देखिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप कॉपी कर लिया होगा। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना सब क्या चल रहा था 1/λ ही तो चल रहा है। ठीक है, 1/λ को अपन क्या लिख सकते हैं, न्यू बार वेव नंबर। क्लियर। और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 109677। थोड़ा बहुत इसमें कई बुक्स में वेरिएशन मिलता है, लेकिन ये कांस्टेंट जनरली आपको दिया जाता है और इस कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं मैं अभी बता रहा हूँ आपको। बाकी का तो ये वैल्यू बच गई है आपके 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। ठीक है ना। ये अब आपको पता ही होना चाहिए कि 1 तो किसके लिए, इनिशियल स्टेट के लिए, और ये फाइनल स्टेट के लिए। ठीक है, और ये जो आपका कहलाता है RH, क्या कहलाएगा RH। ठीक है, RH का मतलब हो गया रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 109677। अब हम इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे और डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का हमारे पास सैंपल है एटम का, तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो इस तरह वेरियस लाइन स्पेक्ट्रम बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब चूँकि आपने देखो यहाँ पे जो एनर्जी थी या यूनिट्स थी, अपन ने क्या ली, जूल में ली या जूल सेकंड में ली, तो इसकी जो वेव नंबर की यूनिट आएगी अपन यहाँ पे जो निकालेंगे वो क्या आएगा, मीटर इनवर्स। नंबर आपको बताया था ना मैंने इसका, तो ऐसे आपके इसकी यूनिट क्या आएगी वेव नंबर की, मीटर इनवर्स। और अगर हम इसको कांस्टेंट, ये किस में था, जूल में था, अगर इसको हम अर्ग में रखते हैं, किस में रखेंगे, अर्ग में, तो आप देखिए आपको पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। और अर्ग क्या हो गया, CGS सिस्टम हो गया, जूल किस में है, MKS सिस्टम में है। तो अपन चाहें तो अगर इस कांस्टेंट को अगर अपन अर्ग में रखेंगे तो हमारी जो वेव नंबर की यूनिट है वो क्या आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स आएगी। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। तो इन अर्ग RH विल बी, यानी रिडबर्ग कांस्टेंट क्या हो जाएगा 109677 इंटू 10⁻7। रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होगा
10⁻⁷ के बराबर। और इस केस में आपके जो न्यू बार है, इन दैट केस क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना होगा, बस हमने को इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, यानी किस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन किस में आ जा रहा है, वो अपने को यहाँ पे रखना है। कांस्टेंट अपने पास है ही, और किस ऑर्बिट से किस में आएगा इलेक्ट्रॉन, इसके बेसिस पर ही डिफरेंट टाइप्स की स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अपन उसका वेव नंबर निकालने के लिए न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आज इसमें यहीं तक, इसको रिवाइज करिए। कोई भी दिक्कत हो तो चैनल पर आप अपलोड कर सकते हैं, कमेंट्स में आप भेज सकते हैं, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू वेरी मच।